देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है और हम सभी लोग यूजीसी नेट सेकंड पेपर समाजकारी पर बातचीत आज करेंगे। यूजीसी नेट के अंतर्गत यूनिट नंबर जो थर्ड है, इस यूनिट नंबर थर्ड के संदर्भ में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक तो प्रैक्टिस आपकी होगी वैयक्तिक समाजकार्य संबंधित मूलभूत संकल्पनाओं से, दूसरा वहीं हम लोग बात करेंगे वैयक्तिक समाज कार्य अभ्यास के उपागम से। ये दो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और इसी के संदर्भ में आज मैं आप सभी लोगों से बातचीत करने वाला हूँ प्रश्नों को लेकर। आपका यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। अच्छा, ये प्रश्न वही हैं जो विगत वर्षों में बनाए गए हैं। हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों को तर्क भी दूंगा और मैं चाहूँगा भी कि आप अपनी कॉपी पर उसे नोट भी करिएगा। तो जुलाई 2018 में ये प्रश्न सोशल वर्क में पूछा गया था कि सेवार्थी कर्ता संबंध अनिवार्यतः है व्यक्तिगत, उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक या सहानुभूतिपूर्ण। सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? प्लीज सर डी। डी। नो सर, उद्देश्यपूर्ण। हाँ, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेवार्थी कर्ता का जो संबंध है वो होता है एक उद्देश्यपूर्ण, तो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। समाजकारी में ना क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच का जो संबंध है वो व्यावसायिक होता है ना। और यह संबंध व्यक्तिगत मित्रता या केवल सहानुभूति पर आधारित नहीं होता है, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसे स्थापित करता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि सेवार्थी और कर्ता के बीच पर्पसफुल रिलेशनशिप होता है, यानी उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है। सही विकल्प आपका यहाँ पर बी होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी जुलाई 2018 में ही पूछा गया था। मैरी रिचमंड ने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा सोशल डायग्नोसिस। और ये किताब के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सन 1917 में आया था और ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं। समाजकार्य अभ्यास सिद्धांत के 3 मूलभूत श्रेणियों का इन्होंने बेसिकली उस किताब में वर्णन भी किया था सन 1917 में। अब नीचे दिए गए कुछ कूट हैं, इन्हीं कूटों के आधार पे आपको चुनाव करना है विकल्प का। तो जवाब बताइए कि सोशल डायग्नोसिस। सर बी। बिल्कुल, सोशल डायग्नोसिस 1917 में समाजकार्य अभ्यास के सिद्धांत की 3 मूलभूत श्रेणियां शामिल थी, जिसमें से आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो या उसे आप फैक्ट फाइंडिंग कह सकते हो। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब होता है तथ्य अन्वेषण, तो पहला वाला पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है डायग्नोसिस यानी निदान, आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है ट्रीटमेंट यानी उपचार, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सोशल डायग्नोसिस में सन 1917 में सामाजिक न्याय को लेकर यानी सोशल जस्टिस का लेकर कोई उल्लेख नहीं मिला था, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प 1, 2, 3 होगा। अगेन ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आप लोग देखते भी हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये अन्वेषण तथा अथवा तथ्यान्वेषण शब्द थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, नया लग रहा है। अन्वेषण का मतलब होता है मैम ये स्टडी करना, खोज करना, अध्ययन करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के संदर्भ में हम जब उससे अध्ययन करते हैं या कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो खोजते ही तो हैं। क्या खोजते हैं? हम प्रॉब्लम खोजते हैं, समस्याएं खोजते हैं। ठीक है, तो वही अन्वेषण होता है। अन्वेषण मतलब एक प्रकार से यह स्टडी का पार्ट है। फाइंडिंग, जैसे फैक्ट फाइंडिंग का तथ्य अन्वेषण होता है, तथ्य का मतलब फैक्ट को निकालना होता है, हम फैक्ट ही तो खोजते हैं। वही है आपका अन्वेषण अथवा तथ्यान्वेषण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बताओ। हाँ जी सर, थैंक यू सर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट कर लीजिएगा दिसंबर 2025 के लिए। फिलहाल मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा इसका जवाब, फिर मैं आपको बताऊँगा। कोई डी ना, डी सर, कहाँ जा रही है? आत्मसम्मान। ओके, आत्मसम्मान, ए। बिल्कुल ए। जो छोटा विकल्प हो उसे आप बोलकर भी बता सकते हैं मुझे, है ना। यदि आप स्व जागरूकता। नहीं, यहाँ पे स्व जागरूकता नहीं होगा। अब मेरी बात सुनिएगा। मैं नहीं मैम, यहाँ आप मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं चारों विकल्प के बारे में बताऊँगा। देखिए, सवाल हमारे सामने ये है कि चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व मूल्यांकन का जो पार्ट होता है उसे सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान कहेंगे। और इस प्रश्न के विकल्प में अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। आत्मसम्मान वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें ना व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति किसका मूल्यांकन करता है? स्वयं का मूल्यांकन। तो चिंतन या सामाजिक तुलना पर बात हो रही है, सोच पर और सोशल पर। इन दोनों के आधार पे कहा कि कंपेयर पे स्व आधारित मूल्यांकन है तो हम उसे कहेंगे आत्मसम्मान। ठीक है, तो अक्सर सामाजिक तुलना और आत्मचिंतन के आधार पर ही स्व मूल्यांकन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है यहाँ पे, किसी बच्चे ने कहा कि स्व जागरूकता को लेकर भी। देखिए, यह है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का अपने विचार, भावना, व्यवहार, क्षमता को पहचानना और समझना, वह अपने भीतर झांकने यानी आप ये कह लीजिए अंतःक्रिया, और यह जानने की क्षमता है कि मैं कौन हूँ और मेरा आचरण और भावनाएं कैसी हैं। तो स्वयं जानने की बात होती है। तो स्व जागरूकता, इतनी बात ध्यान रखना स्व जागरूकता में कि अपने को पहचानना और समझना ही स्व जागरूकता कहलाता है। लेकिन आत्मसम्मान क्या होता है कि स्वयं का मूल्यांकन करना, जो अक्सर सामाजिक तुलना पर आधारित होगा। अब वो देखो, नकारात्मकता के रूप में भी कर सकते हो, सकारात्मकता के रूप में भी कर सकते हो आत्मसम्मान का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर बनता है। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है आत्मरक्षा की। आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस। व्यक्ति का खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हानि से बचाने का प्रयास होता है। ठीक है, शारीरिक आत्मरक्षा का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति खुद को बाहरी खतरे यानी हमला या हिंसा आदि से बचाने के लिए कार्य करता है तो वो आपकी शारीरिक आत्मरक्षा हो जाएगी। ठीक है, और जब व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता, आघात से बचने के लिए अवचेतन स्तर पर विभिन्न तरीके की जो युक्तियां हैं जैसे दमन, प्रक्षेपण, तर्क संगतिकरण इत्यादि जो फ्रायड ने दिया था, जब उसका उपयोग करता है तो वो मनोवैज्ञानिक आत्मसम्मान मनोवैज्ञानिक आत्मरक्षा का पार्ट बन जाएगा। तो पहचान से बातें बनती हैं आप सभी लोगों की, वो स्व जागरूकता। स्वयं मूल्यांकन से बातें बनती है आत्मसम्मान की। ठीक है, और अपनी क्षमता पर भरोसे से जुड़े रहने की बात अगर करता है तो वो बनता है आत्मरक्षा। तो मेरा कहने का एक पार्ट और यहाँ पर आ रहा है कि आत्मविश्वास मतलब सिंपल है कि क्षमता, निर्णयों और कौशलों पर भरोसा रखना। मतलब कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण को रखना आत्मविश्वास कहलाता है। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने का दृष्टिकोण रखना आत्मविश्वास कहलाता है। ठीक है, तो आत्मसम्मान का मतलब क्या हुआ? स्वयं का मूल्यांकन कि मैं कितना मूल्यवान हूँ। और आत्म जागरूकता का मतलब हुआ कि अपने विचार और भावनाओं को पहचानना, वह आत्म जागरूकता या स्वयं जागरूकता। और आत्मरक्षा का मतलब हुआ कि खुद को शारीरिक या मानसिक नुकसान से बचाना, आत्मरक्षा। और आत्मविश्वास का मतलब है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, इसलिए यह आत्मविश्वास होता है। तो ये चारों विकल्प यूजीसी नेट में आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ये, और ये आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये सारे के सारे विकल्प आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी था ये। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्ता और सेवार्थी। ठीक है, कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है, ये प्रश्न है।
तो सही विकल्प क्या लगाना उचित घनिष्ठता। घनिष्ठता करें, रेपो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प यहाँ पे घनिष्ठता नहीं होगा मैडम। ठीक है, और भी कोई बच्चा है? संबंध। आत्मवाचकता। आत्मवाचकता। चलिए मैं अब आपको एक एक करके बातों को बताता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ अगर मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि कर्ता और सेवार्थी के बीच का जो संबंध है वो पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है, तो एक होता है आत्मवाचकता। यहाँ पर एक बच्चे ने जवाब भी दिया आत्मवाचकता को लेकर। देखो, कभी कभी कर्ता यानी सोशल वर्कर क्लाइंट के साथ विश्वास स्थापित करने और उसे सहज बनाने के लिए अपनी थोड़ी बहुत निजी जानकारी का अनुभव साझा करता है। इसका मतलब यही हुआ। अब मेरी बात को सुनिएगा, अभी डी में भी मैं घनिष्ठ में भी बताऊंगा, पहले आत्मवाचकता के बारे में बता रहा हूँ। जब आप किसी बच्चे के साथ या किसी सेवार्थी के साथ आप काम करते हैं तो उस दौरान में ज़रूरी ये नहीं है कि सारे डेटे हम उसी से ही कलेक्ट करें। चलो ठीक है, अगर वो डेटा आपको कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने पड़ेंगे, एक अच्छा रेपो बनाना पड़ेगा, तभी वो आपको अपना पूरा डेटा दे देगा या देगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी भी बातें थोड़ा बहुत उसके साथ, अपनी निजी बातें या अपना निजी अनुभव आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो कर्ता सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव जो कहलाता है वो एक प्रकार के परिप्रेक्ष्य में आत्मवाचकता का पार्ट बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है, तो रेपो। रेपो का मतलब होता है घनिष्ठता, है ना। ये जो कर्ता और सेवार्थी के बीच आपसी विश्वास को जब दर्शाता है या घनिष्ठता को दर्शाता है तो वहाँ पे ये शब्द रेपो यूज़ होता है, आपसी विश्वास। लेकिन अपनी निजी जानकारी या भावनाएं जब साझा होती हैं तो वो बेसिकली पारस्परिक प्रभाव पड़ता है, रेसिप्रोकल प्रभाव पड़ता है, वो एक दूसरे पर, कर्ता का सेवार्थी पर, सेवार्थी का कर्ता पर, रेसिप्रोकल, क्योंकि प्रश्न रेसिप्रोकल दिया गया है। कर्ता सेवार्थी के बीच आपसी विश्वास का जो पैटर्न बनता है वो घनिष्ठता से बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड और संबंध का पैटर्न यहाँ पर नहीं होगा, अतः इस प्रश्न का विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि डी होगा। यहाँ पर विकल्प डी वाला आपका गलत होगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, आप आसानी से जवाब भी दे देंगे मुझे। फिलहाल मैं जानना भी चाहूँगा आपसे कि इसमें से कौन सा विकल्प आप चुन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और भी कोई बच्चा? चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इनटेक का मतलब होता है प्रवेश, या स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, डायग्नोसिस का मतलब होता है, सोशल डायग्नोसिस का मतलब होता है सामाजिक निदान, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। ठीक है, ये क्रियाएं यहीं तक बनती हैं। ठीक है, देखो अगर ये मूल्यांकन कभी कभी समाप्ति के बाद भी आता है, वो पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि समाजकारी दृष्टिकोण में जब हम उस पाठ को अनुवर्तन या दोबारा के रूप में लेते हैं तब। ठीक है, तो समापन वैसे अगर बहुत कम आता है, इन केस यदि बनाता है कि मूल्यांकन के बाद पहले अगर समापन लिख दे, टर्मिनेशन, और उसके बाद मूल्यांकन लिख दे, और फिर उसके बाद फॉलोअप लिख दे। फॉलोअप का मतलब होता है अनुवर्तन लिख दे, तो उस पैटर्न में आपका सही चला जाता है। लेकिन जब यहाँ ऑप्शन में ही कहीं कभी कभी क्या होता है, यूजीसी नेट का प्रश्न अगर सॉल्व करना है तो वो ऑप्शनों से सॉल्व होता है। ठीक है, जानकारी के अलावा आपको एक और जानकारी यहाँ पे या एक और आपको टिक लगाना पड़ जाता है ऑप्शन का चुनाव। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये आपका विकल्प जो ऑप्शन नंबर बी वाला है, मूल्यांकन के बाद समाप्ति होता है, क्योंकि आगे फॉलो अप है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट जाएगा। बी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे समाप्ति के बाद मूल्यांकन है, समाप्ति के बाद मूल्यांकन है, समाप्ति के बाद मूल्यांकन है। बाकी ऑप्शन में अध्ययन तो पहले आएगा नहीं, यहाँ पर भी अध्ययन पहले नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी, और इस वाले ऑप्शन में तो बनेगा नहीं, तो इसलिए सी मत लगाइएगा, बी वाला विकल्प लगाइएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा इस प्रश्न का।
तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजन रहता था बाद में, मूल्यांकन और समाप्ति वाला ही। हाँ, तो जहाँ मूल्यांकन समाप्ति होगा सर, मूल्यांकन भी लिखा रहेगा, समाप्ति भी लिखा रहेगा, तो उसके बाद अगर आपको कन्फ्यूज़न बनेगा तो एक शब्द लिखेगा अनुवर्तन। यूजीसी नेट का ट्रेंड है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहली बात। कैसे कन्फ्यूज़न दूर होगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सुनिए। प्रवेश, अध्ययन, निदान, उपचार, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एक तरफ मूल्यांकन, फिर समाप्ति। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ केस वर्क का पैटर्न। भाई मूल्यांकन किया, गोल हो गया समाप्त। ये सिंपल बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होती ही नहीं। कन्फ्यूज़न आगे देखो कब बनता है, जब आगे समाप्ति आ जाए और बाद में मूल्यांकन आ जाए। लेकिन जब आगे समाप्ति बाद में मूल्यांकन आएगा तो पता है सर, एक बात और लिखी रहेगी, वो होगा फॉलो अप यानी अनुवर्तन। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के आधार पे भी ऐसे प्रश्नों का आप चुनाव आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये पैटर्न वही चलेगा, प्रवेश, अध्ययन, निदान, उपचार वाला पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि बात समझ गए होंगे। एक आसान सा ट्रिक है कि जहाँ लास्ट में अनुवर्तन बनेगा तो उसके पहले मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद में आपका पार्ट बन जाएगा वहाँ पे समापन का, ठीक है। अब सोचो, आप जब कार्य ही समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पे अनुवर्तन का पैटर्न ही नहीं होगा, और ये समापन का पैटर्न बेसिकली टर्मिनेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि क्रियाएं और भी इवैल्यूएट होंगी, है ना। बेसिकली जहाँ तक उम्मीद है सोशल वर्कर में, अगर जैसे मुझे अगर आप दे दो कि सर जाओ आप प्रैक्टिस करो, तो मैं समापन करूँगा ही नहीं पार्ट को, क्योंकि मैं मूल्यांकन करके मैं देखूंगा कि अगर सेवार्थी उस गोल में थोड़ा सा पीछे रह गया ना, तो मैं अगेन उसका अनुवर्तन कर दूंगा, फॉलो अप कर दूंगा। अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल, मुझसे ही क्या, कोई भी अगर आप भी अगर आप करना तो ऐसे ही करना। समापन करने से फिर उसके बाद आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चीज़ें दोबारा नहीं ला सकते हो आप उसे समापन करने के बाद। और समापन करने का मतलब ये हुआ कि भाई गोल ही टोटली समाप्त हो गया, आप उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहे। अनुवर्तन लिखने से मतलब ये बन जाता है कि आप उससे मतलब रख रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी वाला जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समाज व्यक्तिक कार्य पद्धति में निम्नलिखित में से सही क्रम में लगाना है आपको। बताया था एक नाम 4 P's के बारे में, है ना। क्या होना चाहिए? सर सी। सी होना चाहिए। और भी कोई सेवार्थी या कोई बच्चा जो अपने विचारों को हमारे सामने व्यक्त करे, मैंने भी हाल ही में पढ़ाया था। बताओगे भाई, और भी कोई बच्चा ऐसा है? सी होना चाहिए कि समस्या से पहले स्थान रखना चाहोगे आप? सर शायद आपने व्यक्ति और उसके बाद स्थान बताया और वो ऑप्शन था ही नहीं। हाँ, फिलहाल मैं वही बात आप लोगों से यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर सी। अच्छा, आप लोग नोट्स बनाते भी होंगे, है ना। जैसे आपने व्यक्ति लगाया, समस्या लगाया, स्थान लगाया, प्रक्रिया लगाया। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको MSW की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाली जो बुक है MSW की, उसमें मिल भी जाएगी, ठीक है। ये पैटर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले आप कहते हो ना सेवार्थी क्लाइंट केंद्र में होगा, फिर यही कारण है कि जिसमें सहायता की आवश्यकता है, क्लाइंट की सहायता की आवश्यकता है। ये बात तो सही है भाई कि पहले तो हम सेवार्थी देखेंगे, सेवार्थी में भी प्रॉब्लम देखेंगे। अब ये प्रॉब्लम देखने के बाद आप बात को सुनिएगा, हम रणनीति कहाँ बनाएंगे? प्रॉब्लम तो मिल गई हमको, तो आप कहोगे सर संस्थान में बनाएंगे या किसी एजेंसी में या NGO में बनाएंगे जहाँ हम उसे सेवा प्रोवाइड करेंगे। तो वो ही तो आपका प्लेस है, स्थान, एजेंसी या रणनीति जहाँ सेवा प्रदान की जा रही है, वही तो आपका प्लेस है। इसका मतलब है कि वही आपका स्थान है। और प्रक्रिया मतलब वो व्यवस्थित पद्धति जिसमें समाज कार्य किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही
करेक्ट जवाब है। अब इस प्रश्न में भी आप में से कई बच्चे व्यक्ति की बात सोचते हैं स्थान। अब आप सोचो, सबसे पहले आपने व्यक्ति को ढूंढा, व्यक्ति के बाद आप एनजीओ पर जा रहे हो, एनजीओ के बाद आप प्रॉब्लम देख रहे हो। नहीं, पहले व्यक्ति के बाद प्रॉब्लम देखो, भाई प्रॉब्लम है क्या, उसकी समस्या क्या है। समस्या आने के बाद उसका समाधान संस्थान के माध्यम से करो ना, ये चीज़ें बनती है। तो समस्या पहले, फिर उसके बाद प्लेस आपका आता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से इसके अंक आसानी से प्राप्त भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित के अनुसार सामाजिक क्रिया के अर्थ के संदर्भ में निम्न में कौन से सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2017 में पूछा गया था, है ना। जनवरी 2017 में ये सवाल बेसिकली पूछा गया था। तो जरा मुझे जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। नहीं बताओगे? ये होगा क्या? चलो मैं बताता हूँ सर। डी। यहाँ सवाल ये है कि यहाँ कुछ लेखकों के अनुसार बातें, कौन कौन से लेखक हैं? मैरी रिचमंड, मैस्लिन, बॉल्डविन और कोयले, ग्रेस कोयले। अब मेरी बात सुनिए, सामाजिक पर्यावरण में बदलाव करने की बात ग्रेस कोयले ने कहा है, ये 100% सत्य है। साथ ही साथ लीना डोमिनल्ली का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका करेक्ट है। प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें कौन सा सही नहीं है, तो सही आपका मिल गया ये वाला पार्ट। मैं प्रचार और विद्यालय के माध्यम से जन कल्याण की किताब, अगर आपके पास हरियंट की किताब या कोई भी किताब हो, बट वो सोशल वर्क का किताब हो और उसमें एक टॉपिक हो सामाजिक क्रिया, हर किताब में यही परिभाषा है। विद्यालय और जो है प्रचार एवं प्रसार, है ना, यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है, तो प्रचार और विद्यालय के माध्यम से जन कल्याण की बात होती है, इसलिए ये भी बात करेक्ट है। अब ऑप्शन बचा आपके पास बी और सी की बात करता हूँ तो बॉल्डविन सामाजिक और आर्थिक संस्थानों में बदलाव के लिए संगठित प्रयास किए हैं, यानी ये भी बात आपकी करेक्ट है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है, जन समस्याओं पर जन प्रहार, जन समस्या पर जन प्रहार, ठीक है, ये ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट नहीं है। ये कथन सही रूप से सामाजिक क्रिया से मेल नहीं खाता है। जन समस्याओं पर जन प्रहार गलत व्याख्या है, और आशा करता हूं कि बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे तो और इसको मैं व्याख्या करता हूं। क्या शब्द? जन समस्याओं पर जन प्रहार। देखिए, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सामूहिक, संगठित और उद्देश्यपूर्ण प्रयास होना चाहिए। जन समस्याओं पर जन प्रहार जैसा शब्द गलत कथन है। ये हिंसा या टकराव जैसा लगता है, जो सामाजिक क्रिया का उद्देश्य ही नहीं बन सकता। क्यों? यस या नो? बोलो तो सही। तो इसलिए बन ही नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 7 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिक समाजकारी के अंतर्गत मंत्रणा एक शब्द मैंने हाल ही में आप लोगों को बताया था। जी बताइए, सही विकल्प क्या होना चाहिए? बी। ओके, बहुत बढ़िया। यदि आपने इसको पढ़ा है तो मैंने अभी हाल ही में आपकी क्लास लिया था और वहाँ पे चर्चा किया था कि एक शब्द है काउंसलिंग। काउंसलिंग की हिंदी होती है मंत्रणा, जहाँ बर्था रेनॉल्ड का नाम देखने को मिलता है। सोशल केस वर्क के अंतर्गत काउंसलिंग की शुरुआत बेसिकली मैरी रिचमंड का रोल देखने को मिला। ये बात सत्य है, और ये चीज़ें 1917 सोशल डायग्नोसिस में भी चीज़ें देखने को मिली। परंतु इसकी शुरुआत अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो विकल्प में आपका बी वाला ऑप्शन है, ये वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। बर्था रेनॉल्ड, ये फैक्ट है। ऐसे फैक्ट को आपको भूलना नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट परीक्षा में आप लोगों को देखने को भी मिल सकते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। जुलाई 2016 में पूछा गया था ये।
सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में बैठक के स्थान की चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित है। 4 विकल्प हैं सेवार्थी। और ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? बी सेवार्थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 साफ शब्दों में बताया गया कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता सेवार्थी में निहित होनी चाहिए। कारण सर एक सवाल था। मेरा एक जी सॉरी। बर्था रेनॉल्ड ने काउंसिल की शुरुआत की थी, वो किस किताब में की थी सर? एक देखो यहाँ किताब की बात नहीं, सोशल डायग्नोसिस की जो किताब थी मैरी रिचमंड की, उसमें मंत्रणा शब्द के बारे में, काउंसलिंग शब्द के बारे में मैरी रिचमंड ने जिक्र किया था। बर्था रेनॉल्ड का कोई किताब नहीं थी। बर्था रेनॉल्ड ने बेसिकली कॉन्सेप्ट को लेकर बात किया था, मंत्रणा यानी शुरुआत किया था, काउंसलिंग शब्द को लेकर शुरुआत किया था कि इस तरीके से काउंसलिंग होगी तो सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बातें बताई, एक अवधारणाएं बताई काउंसलिंग का। बाकी मैरी रिचमंड ने अपनी किताब में सोशल डायग्नोसिस में मंत्रणा शब्द के बारे में जिक्र किया है। मैं आपसे ये कह रहा था, समझ में बात आई? जी सर। जी देखो यहाँ मेरा एक सवाल ये था, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे कि व्यक्तिक सेवा कार्य में बैठक के स्थान के चयन का अधिकार अधिमान्यता डैश में निहित है, तो वो सेवार्थी में निहित है। तो देखो ये कारण क्या है कि ये क्लाइंट की सुविधा और सहजता सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। बैठक का स्थान क्लाइंट के लिए सुरक्षित और निजी और आरामदायक होना चाहिए। इससे क्लाइंट यानी सेवार्थी विश्वास और खुलापन महसूस कर सकता है। इसलिए ये बैठक के स्थान का चयन का अधिकार अनुमानता किसमें होनी चाहिए? सेवार्थी में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 10 को लेकर। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दो सूची दी गई है, जहां बेसिकली एक तरफ विशेषता है तो दूसरी तरफ देखा जाए व्यक्तिक समाज कार्य सेवा के अंतर्गत कुछ सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों को आपको सही तरीके से सम्मिलित करना है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? ए। ये तो ऑप्शन भी गलत लग रहा है कौन सा सर। यहाँ ABCD दिया हुआ ABC है। हाँ, यहाँ अनोखापन। हाँ देखिए, अगर हम इस प्रश्न में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो आपके सामने सिद्धांत तो 3 दिए गए, विशेषताएं भी उसकी 3 दी गई, लेकिन अगर आप कूट का देखेंगे तो वहाँ बेसिकली वो गलत ऑप्शंस दिए है ना। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप मैच करिएगा। अगर कोई मैच करता है तो फिर ठीक है, नहीं ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। बेसिकली एक है स्वीकारता, एक्सेप्टेंस, है ना। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। इसका मतलब ये कि हमें कोई भी सेवार्थी जिस रूप में हो, जैसे हो, उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यस या नो? बात भाई जानते हो ना ये बात? एक्सेप्टेंस का मतलब जैसा व्यक्ति हो उसी रूप में स्वीकार कर लो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सी वाला एक से मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस या नो बोलो। यस मतलब यही हो गया। दूसरी बात, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ व्यक्तिकरण का नाम, व्यक्तिकरण मतलब आप जानते हो हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, यानी सबकी हर एक व्यक्ति की अलग अलग विशेषता होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अनोखापन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यानी ए का दूसरा और अनिर्णायक मनोवृत्ति। अब ये बचा यही था ऑप्शन, फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा। अनिर्णायक मनोवृत्ति का मतलब होता है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बेसिकली वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है। समाज कार्य में कभी भी व्यक्तिनिष्ठता पर काम नहीं होता है। व्यक्तिनिष्ठता पर आप काम करोगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका भेदभाव कहलाएगा व्यक्ति पर। जैसे आपको मराठी आती है तो आपने मराठी बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो इसका मतलब भेदभाव है। ये इस पे काम नहीं होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ हो गया। ठीक है, वस्तुनिष्ठता पर काम होनी चाहिए।
तो इसलिए बी का आपका तीसरा मैच हो जाएगा। तो आप ढूंढिए सी का एक ऑप्शन में ए का 2 मैच हुआ है, ए का 2 है, बी का 4, यानी बी का तो बेसिकली ऑप्शन में यहाँ पे तो गलती होगा, इसका मतलब आप सीधा सीधा कर लीजिए ए का जो है 2 और बी का तीसरा मैच हुआ ना, बी का तीसरा और सी का 1, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बनेगा। कूट बेसिकली गलत दिया गया, तो ये राइट ऑप्शन होगा, ये वाला है ना, 2 3 1, ये ऑप्शन सही जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, दिसंबर 2015 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवार्थी एवं व्यक्तिक कार्यकर्ता संबंध का एक घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं। देखो मैं आपको पढ़ा रहा था कल या परसों, शायद प्रिंसिपल पढ़ाया था और मैं आपको नोट भी करवाया था, नहीं तो मेरी वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, है ना। तो मैंने कहा था कि जो गोपनीयता का सिद्धांत है, स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, वो घटक के नाम से भी जाना जाता है। सुने थे कि नहीं सुने थे आप लोग? सुने तो फिर तो ठीक, सुने थे तो दोबारा से सुन लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि मैंने उसमें बोला है। तो ये भी एक प्रकार कंपोनेंट है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें बताइए सेवार्थी और व्यक्तिक कार्यकर्ता के संबंध में कौन सा कंपोनेंट आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया था, वो आप डी है सर, डी वाला रेफरल नहीं पढ़ाया था। यदि आपने रेफरल बताया है मैडम तो आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो स्वीकृति मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का सिद्धांत होता है। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमी होता है स्वायत्तता। और गोपनीयता का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटली होता है ना, यानी गोपनीय रखना बातें। और ये आपकी बात सही हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा इस प्रश्न का। सर एक बार स्वायत्तता को समझा दीजिए ना। बिल्कुल समझाएंगे सर, बिल्कुल समझाएंगे, है ना। देखो सिंपल बात है, अगर मैं आप सभी लोगों से साधारण शब्दों में बताऊं ऑटोनोमी को लेकर, तो आप लोगों ने नाम सुना है कि सेवार्थी यानी क्लाइंट व्यक्ति कि अपने निर्णय लेने और अपनी जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता होती है। ये बात तो आप सुने हो ना। जैसे मैंने कहा आपको यह अधिकार है कि आप अपने जीवन शैली को चुन सकते हो या आप अपने लिए निर्णय ले सकते हो, ये सेवार्थी पर लागू होता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि वह क्लाइंट के निर्णय और पसंद के सम्मान करे, बशर्ते वे हानिकारक ना हो। बात को समझिएगा, बशर्ते सेवार्थी के लिए वो बेसिकली हानिकारक के पैटर्न में ना हो, सेवार्थी को बेनिफिट ही प्रोवाइड करा रहा हो। तो स्वायत्तता क्लाइंट की सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। यह वैयक्तिक समाज कार्य में ना सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण संबंध का आधार माना जाता है स्वायत्तता को। जो निर्णय डिसीजन आप अपने जीवन शैली को लेते हो उसी को स्वायत्तता कहते हैं, उसी को स्वायत्तता बोला जाता है। क्लाइंट के निर्णयों का सम्मान करना क्या कहलाएगा, ऑटोनोमी कहलाएगा, स्वायत्तता कहलाएगा। तो उसका सम्मान करना होगा आपको, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व में शामिल होता है, तो वो 3 शब्द हैं, आप जानते हो तीनों शब्द के बारे में। सी है सर, सी तो आसान था, आपने जवाब भी मुझे आसानी से ही दे दिया कि इदम, अहम, परा अहम, और ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे अच्छा सिगमंड फ्राइड ने ना जब व्यक्तित्व का सिद्धांत दे रहा था साइकोएनालिटिकल थ्योरी, तो उसमें 3 व्यक्तित्व के कंपोनेंट बताए। तो जो इदम बताया उसका मतलब था जन्मजात होता है, आवेगपूर्ण होता है, तत्कालिक संतोष चाहता है ये। जैसे अगर मान लो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, दरवाज़ा खुला हुआ है और वो बेसिकली क्या है, उसे लगा कि हमें इसमें चोरी करनी चाहिए, ठीक है, तो उस मकान में, तो अगर ये जो भावनाएं चीज़ें बन रही है उसे चोरी करेगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे, खुश हो जाएगा, तो वो उसको इमीडिएटली सारे विचार मन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ईदम है। और वास्तविक मतलब अहम क्या होता है, वास्तविकता का बोध कराता है। मतलब अब वही व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैं ये चोरी करूँगा तो चोरी जब करूँगा तो उसका परिणाम बेसिकली बहुत गलत होगा, ठीक है भाई, पनिशमेंट या दंड उसको मिलेगा।
तो वास्तविकता को वो समझ बताता है, मना करता है कि चोरी करने से क्या रिजल्ट होने वाला है आपके साथ। वो आपका ईगो मना करता है, अहम मना करता है। इच्छा और वास्तविकता के बीच में आपको वो संतुलित करने का प्रयास करता है ताकि आप चोरी ना करो, लेकिन फिर भी आप मतभेद में रहते हो, कर लेते हो चोरी, यार पैसे मिल जाएंगे एक साथ इतने, तो है ना, फिर भी वो चीज़ें जो मना कर रहा है वो ईगो का पैटर्न बन जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है परा अहम, सुपर ईगो, नैतिकता, सामाजिकरण और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बेसिकली वो एक प्रकार से मोरलिटी पर बात करता है, सोशलाइजेशन पर बात करता है, वो सुपर ईगो का पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिक सामाजिक कार्य के अंतर्गत एक शब्द और आ रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की प्रभावपूर्णता का अध्ययन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में सही विकल्प क्या होना चाहिए? सर डी। मैं बताता हूँ, फीसर जोएल का नाम, बहुत नाम इम्पोर्टेंट है ये, IMP करिएगा। अभी हाल ही में 26 जून 2025 में इसे सवाल बनाया गया था। फीसर जोएल, व्यक्तिक समाज कार्य की प्रभावशीलता का अध्ययन फीसर जोएल ने किया था। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यक्तिक समाज कार्य के परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी। अब यहाँ पर आप चाहो तो नोट कर लो अपनी कॉपी पर, व्यक्तिक समाज कार्य के परिणाम प्लस प्रभावों का मूल्यांकन, और इसमें नाम आएगा फीसर जोएल का नाम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आगे। जून 2015 का, जून 2015 में एक सवाल पूछा गया सोशल वर्क में कि केस अध्ययनकर्ता और सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन डैश कहलाता है। बताइए। प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, डी, प्रक्रिया या सामाजिक केस कार्य की क्रियावाली को दर्शाता है। इसमें ना सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच संपर्क, मूल्यांकन, योजना, हस्तक्षेप, आकलन जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो केस अध्ययनकर्ता और सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन, प्रगामी संचालन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव ऑपरेशंस को प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक और व्यक्तिक कार्य के निम्नलिखित अभिगमों में कौन सा अभिगम सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ए, व्यवहार आशोधन अधिगम। ओके, व्यवहार आशोधन अभिगम, आपने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है सर। बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, हमने अभी इस अभिगम पर कल ही बात किया था। बताना चाहोगे? इसमें मैंने 2 विद्वान का नाम लिखा था, कौन कौन से विद्वान के नाम लिखे थे मैंने? PDF इवन पावलक, स्किनर, जे वॉटसन और मैंने 2 और थे सर, मैं भूल गया। एक नाम आपको बताया था पावलाव और एक नाम बताया था BF स्किनर। ये 2 ही विद्वान और जे वॉटसन की PDF JB वॉटसन बेसिकली जनक के रूप में बताया था आपको, जी, है ना। तो पावलाव और स्किनर के प्रयोगों को लर्निंग थ्योरी कहा गया, और मैंने कहा था कि इसमें व्यक्तियों के व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से बदलने का प्रयास भी किया जाता है। उद्देश्य मात्र इतना होता है कि अनुचित व्यवहारों को कम करना सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है। ये चीज़ें हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे मनोसामाजिक एक अभिगम है। मनोसामाजिक अभिगम व्यक्ति और उसके सामाजिक वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है। कार्यात्मक अभिगम में क्या होता है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता और सामाजिक अनुकूलता की बात होती है। समस्या समाधान अभिगम में क्या होता है कि समस्या पहचान और समाधान पर केंद्रित क्रियाओं को दर्शाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी दिसंबर 2000 सर
सर प्रगामी संचालन का मीनिंग क्या बताया था आपने? प्रगामी का मतलब सिंपल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव ऑपरेशंस, मतलब प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो प्रगामी का पैटर्न बनता है। संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन, जैसे नहीं संक्रियात्मक अवस्थाएं हमने पढ़ा था, संचालनात्मक अवस्थाएं। ठीक है, चीज़ों को आगे लेके जाना है ना। सेवार्थी के बीच प्रगामी संचालन की प्रक्रिया, प्रगामी मतलब सही तरीके से आगे कार्य को करना, वो होता है प्रगामी संचालन। क्वेश्चन नंबर 16 में, थैंक यू सर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यक्ति कार्य की परिकल्पना नहीं। ये तो रिसर्च का पैटर्न है, लेकिन सोशल केस वर्क का है। सवाल अच्छा है, बनाया गया है सवाल है, ये दिसंबर 2014 में बनाया गया था, और मैं जानना चाहूँगा आपसे ये जवाब, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 16 ये लग रहा है सर। डी होगा क्या? डी। ओके, प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है। यहाँ ये जो ऑप्शन जी। आप डी कह रहे हैं, ये आपका सही माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति बदल सकता है, ये भी बात सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होता है, ये भी बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है, एक कलाकार, ये तो प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है। सामाजिक व्यक्ति कार्य की परिकल्पना ये नहीं है, ये कथन समाज कार्य के सिद्धांत से संबंधित ही नहीं है ना। ये बात आप ध्यान से समझ भी सकते हो और रख सकते हो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति कैसे एक कलाकार हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो जाने वाला है वो विकल्प आपका माना जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है जून 2014 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा अपने कॉपी में। पद्धति के रूप में व्यक्तिक कार्य के विकास में योगदान देने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रत्यात्मक घटनाओं, मतलब मील के पत्थर को उसके होने के अनुक्रम में दर्शाना है। ठीक है, मील के पत्थर उनका सही क्रम है ना, सही क्रम। मैं अब आपको एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा, है ना। आप लोगों ने नाम सुना है लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में। आशा करता हूं कि आप भली भांति तरीके से जानते हैं ये बात, है कि नहीं। ये 1800, मैं यहाँ 1869 लिख सकता हूँ, 1869। गरीबों और ज़रूरतमंदों को संगठित करना और उसको प्रणालीबद्ध तरीके से उसको सहायता देना, व्यक्तिगत सहायता देना, उस पर ध्यान देना, गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भली भांति तरीके से देखा है कि नहीं। यस या नो? यस सर। जी सर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर अहम मतलब ईगो मनोविज्ञान है। अच्छा देखो, 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण से प्रेरित होकर इन्होंने विकसित किया था। अन्ना फ्रायड इनकी एक बेटी हैं। उन्होंने कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर जो है ईगो, है ना, ईगो मनोविज्ञान पर चर्चा किया था। ईगो मनोविज्ञान पर चर्चा किया था। अब ईगो मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर सवाल बनता है तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि एक तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 20वीं सदी की शुरुआती दौर में ये चीज़ें आई थी, ठीक है। तो इस आधार पे, लेकिन अगर हम किताबों में बात करते हैं व्यवस्थित तरीके से, अन्ना फ्रायड ने इसे सन 1920 में, तो ये कॉन्सेप्ट किसका बनेगा? अन्ना फ्रायड का बनेगा। हम चाहेंगे कि आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। अन्ना फ्रायड कौन है? तो सिगमंड फ्रायड की डॉटर है। और सामाजिक निदान, ये तो आपको पता होगा, सामाजिक निदान 1917 में मैरी रिचमंड के द्वारा आया है ना। यस या नो? जी सर। तो यहाँ पे जी सर। अच्छा, एक और विकल्प हमारे सामने आता है फ्रायडवादी मनोविज्ञान। फ्रायडवादी मनोविज्ञान ये कब आया था, याद है किसी को? नहीं पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रायड ने ईगो, सुपर ईगो और अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का महत्व को बताते हुए उन्होंने 1890 की शुरुआत, सॉरी 1800 बोलो, 1890, हाँ 90
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो अब इसको आप लोगों को किस में लगाना है, मील के पत्थर के रूप में लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है। तो जरा एक बार आप लगाइए। सबसे पहले आप किसको रखना उचित समझेंगे? फर्स्ट को, हाँ, फर्स्ट 1869, 1869 फर्स्ट। दूसरे नंबर पे 1917, नहीं 1890, 1890 फोर। तीसरे नंबर पे 1917, 1917 यानी थर्ड। और उसके बाद तो ये वाला विकल्प आपका सही जाएगा। और ये विकल्प शायद किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इस ऑप्शन को अपने कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यूजीसी नेट की जो हरियंट की सोशल वर्क की किताब है उसमें गलत एक तो बेसिकली विकल्प भी दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको गलत मिल जाएंगे। जब भी आप पढ़ें या तो किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें या तो आप कभी भी इसको अगर आप पढ़ रहे हो सॉल्व कर रहे हो तो गूगल का ज़रूर सहारा लें, ठीक है। तभी चीज़ें आपका क्लियर होगी, स्पष्टीकरण होगा। अब बात करते हैं थोड़े से उपागम पर। फिर मैं उपागम से भी सवाल आगे लिया हूँ कि कौन कौन से सवाल विगत वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये देखो सवाल है, समाजकारी किस प्रकृति का विषय उपागम है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इसका जवाब कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सर मनोवैज्ञानिक अच्छा जी, ए अंतर अनुशासित प्रकृति। ओके। देखिए इस व्यक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर ऑप्शन नंबर आपने ए का चुनाव कर रहे हैं, अंतर अनुशासनी इंटर डिसिप्लिनरी कहा जाता है अंतर अनुशासनिक प्रकृति को, ठीक है, इंग्लिश में। तो अच्छा इसका जो है प्रकृति का विषय का उपागम है ये, और ये बात सत्य है। और समाजकारी में ना मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज कार्य, राजनीति, कानून और शिक्षा जैसी अनेक शाखाओं के ज्ञान का उपयोग होता है, इसलिए इसे ही अंतर अनुशासनिक कहा जाता है, ठीक है। और अंतर अनुशासनिक प्रकृति यहाँ पर करेक्ट विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूँ, किस उपागम में समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का निदान एवं उपचार किया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, हर एक उपागम में उसकी मैंने प्रक्रिया भी पढ़ाई थी आपको कि किस तरीके से आप काम करोगे। निदानात्मक उपागम। ओके, यदि आपने सर निदानात्मक उपागम डायग्नोस्टिक अप्रोच की बात किया है तो आपने सही जवाब दिया है। इसमें व्यक्ति की समस्या का विश्लेषण यानी डायग्नोसिस किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट यानी उपचार किया जाता है, और फिर उपागम व्यक्तिगत समाज कार्य के आधार पर हम लोग उस क्रिया को संचालित भी करते हैं। तो समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का निदान और उपचार किया जाता है, वो भी डायग्नोस्टिक अप्रोच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निदानात्मक उपागम किस मनोविश्लेषण का व्यापक प्रभाव पड़ा था, क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताइए। सिगमंड फ्रॉइड। देखिएगा ये सवाल का नाम मुझे आप लोगों से जानना है भाई। हैमिल्टन सर डी। ठीक है, निदानात्मक उपागम एक व्यापक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है सर तो वो है, देखिए सिगमंड फ्रायड का नाम है ना, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वही है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, फ्रायड के सिद्धांतों ने व्यक्तित्व, अवचेतन मन और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। मैरी रिचमंड और अन्य जो समाजकारी विशेषज्ञ ने निदानात्मक उपागम में क्लाइंट की समस्या का मनोविश्लेषण पर आधारित मूल्यांकन को अपनाया है। जैसे डे खनिज हो गया, पर्लमेन हो गया, हैमिल्टन हो गया, मैरी रिचमंड हो गए,
तो यहाँ क्रियाएं बेसिकली क्या बन जाती है, इन लोगों की मूल्यांकन की बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि नैदानिक या निदानात्मक उपागम पर किस मनोविश्लेषण का व्यापक प्रभाव पड़ा है, मनोविश्लेषण, तो वो है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकियों का मूल्यांकन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी शब्द। निदानात्मक उपागम में विकास का कार्य किस विद्वान के द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 4। सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में रिचमंड। सी बता रहे हैं। बिल्कुल, मैरी रिचमंड, सोशल डायग्नोसिस 1917 में निदानात्मक उपागम की आधारशिला रखी थी। बिल्कुल आपने सही जवाब बताया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर, अगला सवाल है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य का लक्ष्य क्या है। ये तो बहुत आसान है, बता दोगे आप लोग। सी। सर सी। ओके, बिल्कुल भी सही जवाब, सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करना है ना, ये तो आसान है। आगे बात करते हैं, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मनो सामाजिक उपागम निर्भर करता है किस पर। ए। बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थोड़ा सा लग रहा है डाउट यानी दिक्कत, कई बच्चे अलग अलग रिप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मनो सामाजिक उपागम निर्भर करता है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पर, क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी पर निर्भर करता है। तो मनोसामाजिक उपागम में व्यक्ति और उसके सामाजिक वातावरण के बीच का संबंध को समझकर समस्या समाधान किया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा किसका, कार्ल रोजर्स का नाम है ना, ईसीटी। हाँ, कार्ल रोजर्स का नाम। इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया क्लाइंट केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। स्वीकृति, सहानुभूति और प्रामाणिकता जैसे प्रमुख शब्दों के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो 6 है वो सी वाला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्यक्तिक समाज कार्य अभ्यास का उपागम निम्नलिखित में से है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी उपागम है, अपने सारे उपागम तीनों बताइए ना। यहाँ पे निदानात्मक भी उपागम है, कार्यात्मक या प्रकारात्मक या समस्या समाधान का उपागम पार्लियामेंट का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये व्यक्तिक सेवा कार्य में सेवार्थी की स्वीकृति का मतलब क्या होता है, बताइए, तात्पर्य या मतलब। क्या हो गया, आवाज नहीं जा रही क्या। डी। डी। डी, उपरोक्त सभी। मानक के रूप में उसकी एकता, क्षमता, योग्यता में विश्वास। ओके, ये सही है। व्यक्ति के रूप में जैसा है ना, वैसा ही सीमाएं सहित, मतलब जैसा वैसे ही उसको स्वीकार कर लेना है और उसकी वास्तविक क्षमताओं को स्वीकार कर लेना है। ठीक है ना भाई, ये बात तो सही है। तो सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्ता और सेवार्थी का संबंध का उद्देश्य कैसा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डी। हाँ, सुरक्षित अनुभव करना, आत्मशक्ति का विकास करना, क्रियात्मक का विकास करना, उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा इसका भी। और मानव व्यक्तित्व में कौन सी शक्तियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। डी। डी, बिल्कुल। यहाँ यदि आपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर अगर आपने डी का चुनाव किया है तो सही जवाब दिया है। सभी कर देखिए, जीवन शक्ति है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अवरोध व्यवस्था है, तीसरी तरफ संगठित और नियंत्रित कार्य है, और डी वाले विकल्प में ये सभी है। तो देखो मैं बताऊं, मानव व्यक्तित्व में पाई जाने वाली शक्ति इससे लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति, अवरोध व्यवस्था ये भी आपका व्यवस्थाएं यानी मैकेनिज्म होता है, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म। ठीक है, संगठित और नियंत्रित कार्य भी बेसिकली शामिल है, इसलिए मैं आपसे सभी से कहूँगा कि डी वाला ऑप्शन लगाइएगा। निदानात्मक विचारधाराओं का विकास किसके समाधान के लिए किया जाता है या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। ए।
ओके, बी। बिल्कुल मनोसामाजिक समस्या, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। अब देखिए इसी उपागम के संदर्भ में जुलाई 2018 में सवाल बनाया गया था, वो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था। जुलाई 2018 में सवाल ये था हमारे सामने कि सामाजिक समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये ढूंढना था। अब आपको गलत ढूंढना है, बाकी 3 विकल्प सही लिखे हैं, एक विकल्प यहाँ पे बताइए कौन सा गलत लिखा हुआ है। सी। सी वाला विकल्प आप मुझसे कह रहे हैं कि सर गलत लिखा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला है सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति में या स्थिति से विचलन है, ये बात सही है। सभी सामाजिक समस्याएं, सर आपका साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है, प्लीज। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर साउंड हमारी कम आ रही है तो सर बताओ तो वही करें इस समय, क्योंकि बोल तो मैं उसी तरीके से रहा हूँ, है ना। आप वो लगा लीजिए ब्लूटूथ या कोई आता है ना, क्या बोलते हैं ईयरबड वगैरह, वो लगा लीजिए, जी जी सर। है ना। तो सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, पहली बात यहाँ पर यह कि सामाजिक समस्याएं भले ही अलग अलग रूप में हो, व्यक्तियों और समूहों को प्रभावित करती हैं, लेकिन समाज के किसी न किसी हिस्से पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है ना। तो मेरा कहने का भाव यह है कि ये विचलन का पैटर्न है। सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति में विचलन है, और सामाजिक समस्याएं अनेक कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं जिनका उद्भव सामाजिक है, ये भी बात सही है। सामाजिक समस्याएं समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती हैं। सामाजिक भाई समस्या है तो सभी व्यक्ति को प्रभावित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। इसमें हमें पूछा था कौन सा गलत है, तो वो ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। फिर आता है सामाजिक समस्याएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि इस प्रश्न का विकल्प जो गया है वो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अभिकथन और कारण से संबंधित सवाल है, ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। तार्किक और संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्तिक कार्यकर्ता को समस्त एवं प्रत्येक तथ्य एक साथ लेने चाहिए, क्या कहते हो? इस विकल्प में ये पॉइंट जो अभिकथन और कारण के परिप्रेक्ष्य में, ए और बी दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। पहले हमने एक ही लाइन पढ़ा है, हमने आर भी नहीं पढ़ा है। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि ये आपका सही है या गलत है, ये इतना आसान है, बताइए। देखो, तार्किक एवं संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्तिक कार्यकर्ता को समस्त एवं प्रत्येक तथ्य एक साथ लेने चाहिए, मतलब तार्किक के माध्यम से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्तिक कार्यकर्ता को समस्त जो इतने भी तथ्य हैं उनको आप लोगों को यहाँ पे कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये बात तो सत्य है और ये बात सही है। अध्ययन के दौरान में आपको ये सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें रख लेनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में पूर्ण और व्यवस्थित तथ्य संग्रहित आवश्यक है। जब तक आपके पास पूर्ण डेटा नहीं रहेगा तब तक आप उसके साथ सही तरीके से काम ही नहीं कर पाओगे। दूसरा कहता है कि तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलेगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं, क्या इसकी व्याख्या हो रही है? क्या इसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है? नहीं हो रही। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आप देखो ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला गया है। यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में बोला गया तार्किकता एवं संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्तिक जो कार्य करता है वो प्रत्येक तथ्य एक साथ ले लेता है, बात ठीक है। लेकिन फिर कहता है कि तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलेगा। दोनों में कहाँ अंतर, मतलब दोनों बातें सिमिलरिटी है भी नहीं। तो ये देखो आपका यहाँ पर ए आर सही है, आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
एक तरीका बताता हूँ ऐसे सवाल को और सॉल्व करने के लिए अच्छे से। जैसे व्याख्या आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं पहले बता दूं आपको, पहले आप आर पढ़ना। मैं आर को पढ़ता हूँ। आर कहता है कि तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि स्थिति का पता चलेगा क्योंकि तार्किकता संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्ति कार्यकर्ता को समस्त और प्रत्येक तथ्य एक साथ लेने चाहिए। तो देखो दोनों में ना सिमिलरिटी है ही नहीं। जब आप, क्योंकि अभी व्याख्या वाला भी आगे सवाल आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम सिमिलरिटी बताएगा। अगर एकदम सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे मिलता जुलता शब्द उसको पूर्ण करेगा। जैसे कोई वाक्य है, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कोई वाक्य है, वह वाक्य अधूरा है, और जब आप क्योंकि लगा देते हैं और क्योंकि लगा के आप ए वाले विकल्प को पढ़ते हो, तो वो वाक्य पूरा लगेगा। आपको क्या लगेगा? वो आपको वाक्य पूरा लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहिएगा कि वहाँ पर व्याख्या हो रही है। जब बेसिकली पूरा वाक्य ना लगे तो वहाँ पर आप कहिएगा कि व्याख्या नहीं हो रही है। तो इस प्रश्न में यही था, व्याख्या नहीं हो रही है। जैसे मैं एक तीसरा वाला सवाल पढ़ता हूँ, तीसरा वाला और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सर एक डाउट था। पूछो। जैसे इसमें ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर स्क्रीन। जैसे इसमें दिया हुआ है सर, तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया है तो स्थिति का पता चलेगा, लेकिन तर्क बुद्धि यूज करने के लिए किसी भी कार्य को तथ्यों इकट्ठा किए रहते हैं, जो स्टार्टिंग एज अध्ययन के प्रोसेस में जब हम सोशल वर्क प्रक्रिया चालू करते हैं, हाँ, उस टाइम पे सबसे पहला प्रोसेस आपने पढ़ा था अध्ययन, जिसमें हम सारे तथ्यों का इकट्ठा करते हैं। और यहाँ तर्क जो आर लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है कि तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु, मतलब हमको अगर यूज करना है अपने ब्रेन का तार्किकता का इस्तेमाल करें तो हमको डाटा इकट्ठा तो चाहिए सर। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। अब मेरी बात को सुनिए, यही बात जी ध्यान सुनिएगा। तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ क्लाइंट का जो पर्सनालिटी है और जो उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत जो स्थिति है, उस सिचुएशन यानी जो पर्सनल उसका सिचुएशन है, वो समझ में हमें आता है। और इसी समझ के आधार पर ही सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समुचित योजना और हस्तक्षेप तय होता है। यानी तर्क बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेने की क्रिया को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डाउट है सर अभी भी। आप क्या कहना चाहते हो? फिर से मुझे बुलाओ, फिर से बताओ। यहाँ पे क्या, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे इसमें तर्क आर लिखा हुआ है, तर्क बुद्धि की समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलेगा। राइट है। जिसमें कार्यकर्ता अपनी तर्क बुद्धि का यूज कर रहा है, लेकिन हमको किसी की भी सेवार्थी के लिए तर्क बुद्धि का यूज करना है तो उससे पहले हम उसका डाटा इकट्ठा किए रहते हैं ना सर। बिल्कुल, वो देखो, ये तो सवाल बनाया गया है। बिल्कुल डेटा यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास 10 डेटा आए, हमने उसके जब अध्ययन किया तो अध्ययन में उसके पास 10 प्रॉब्लम आई। अब 10 प्रॉब्लम में उसने एक समस्या को चुना। अब उस समस्या पर वो क्या कर रहा? तर्क बुद्धि। वहां समस्या पे क्या कर रहा? वो तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया। अब समुचित क्रिया का मतलब ये 10 गोल पे नहीं, जो एक गोल उसने चुना है, उस गोल पर वो समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चल रहा है उसको। हम क्या करते हैं, जब कोई बात अगर हम सेवार्थी से पूछते हैं और सेवार्थी बताने से हिचकिचाता है, तो हम समझ जाते हैं कि सेवार्थी हमसे कोई ना कोई बात छिपा रहा है। ये हमने तो अपनी तर्क बुद्धि से ही यूज कर रहे हैं, अपनी स्थिति से उस चीजों का उसका पता लगा रहे हैं। यस या नो? जी सर। तो यहाँ आपको जगह डाउट लग रहा था, आप बताओ यहाँ पे क्या डाउट आपको लग रहा है? अभी भी क्या यहाँ पे क्या डाउट है? हम ये जानना चाहते हैं
कि आप ये समझे इस पे कि सामाजिक कार्यकर्ता समुचित योजना और हस्तक्षेप तय करता है, और यानी तर्क बुद्धि का उपयोग करके ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसीलिए ए वाला परिणाम जो है आपका सही है, परंतु सॉरी आर वाला परिणाम आपका यहाँ पे सही है तर्क, परंतु ये सही तरीके से ए की व्याख्या नहीं कर रहा है कि ये जो आपने तर्क बुद्धि को लगाया, आपने व्यक्तित्व को उजागर किया, उसकी स्थिति का पता लगा, यहाँ ये वाली लाइन ये ए वाली लाइन की व्याख्या नहीं कर रही है और ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है यहाँ पर। इसीलिए तो मैंने विकल्प बी का चुनाव किया है आप लोगों के लिए कि विकल्प बी है, क्योंकि विकल्प ए तो कुछ और है। विकल्प ए तो तार्किकता और संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से सोशल वर्कर को समस्त और प्रत्येक तथ्य एक साथ लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर ये पूरी डेटा सोशल वर्कर ले रहा है यहाँ पर, और दूसरे लाइन में सोशल वर्कर क्या कर रहा है, अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके कर रहा है कि सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता कर रहा है ना। जैसे क्लाइंट का पर्सनालिटी क्या है, उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा है सोशल वर्कर, ठीक है, अपने तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करके। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में रही? कि सवाल अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहा है ये? बोलो। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर सवाल अगर आप गलत कर जाओगे तो फिर आपके 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी आप तो बहुत सारे मैं सवाल करवाऊंगा इस तरीके के अभिकथन तर्क वाला, तो वो चीज़ें आपके रिदम में आ जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल यहाँ पर चीज़ों को समझने के ही प्रयास करिएगा। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसकी व्याख्या अगर आप हरियंट की किताब का सहारा ले रहे हो तो उस क्वेश्चन में वहाँ पर ऑप्शन ए का चुनाव किया गया है, जो कि ऑप्शन ए नहीं सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट भी इस प्रश्न को ले सकते हो, आप इसको देख सकते हो, गूगल पे भी, हर जगह पर भी देख सकते हो, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज़ करके आप देख सकते हो। इसका सही विकल्प यहाँ पर बी ही मिलेगा, ना कि ए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निदान सेवार्थियों और उसकी समस्याओं, जीवन परिस्थितियों तथा उनके महत्वपूर्ण संबंधों का अस्थिर सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। क्या ये बात सत्य है? बताइए, क्या ये बात आपको सत्य लग रही है? यस या नो केवल बताना है। पर तो मैं यहाँ हूं, आपको यस या नो में जवाब देना है, प्लीज। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है? आवाज आ रही है सर। तो फिर बोलो ना, फिर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पढ़ा भाई कि सेवार्थी, निदान सेवार्थी और उसकी समस्याओं, जीवन परिस्थितियों तथा उनके महत्वपूर्ण संबंधों का अस्थिर सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इसको आप क्या कहना चाहोगे, सत्य या असत्य? सत्य है सर जी। सत्य है। सत्य है सर। चलो मैं आपको अब समझाता हूं। अभिकथन, अभिकथन निदानात्मक मूल्यांकन का सतत परिवर्तनशील रूप है। यहाँ पे एक बात बताई गई है, अगर हम बात करें आपसे सिंपल शब्दों में, तो ये बताया गया है कि निदानात्मक मूल्यांकन का सतत और परिवर्तनशील रूप है। अगर ये बात आप बाकी बीच में जानते हो, जीवन परिस्थितियाँ तथा उसके महत्वपूर्ण संबंधों का अस्थिर, ये सब केवल बातें बनाई गई हैं, बात केवल सिंपल है। जानते हो, केवल इतनी बात है इस प्रश्न में कि निदानात्मक मूल्यांकन का सतत और परिवर्तनशील रूप है, बस यही बात है इसमें, इतनी बड़ी बात, और ये सिर्फ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। अब देखो, सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी उसकी समस्याएं, जीवन परिस्थिति और महत्वपूर्ण संबंधों का सतत और अस्थिर परिवर्तनशील मूल्यांकन करता है, और ये मूल्यांकन जानते हो केसवर्क प्रक्रिया की मूलभूत हिस्सा है, क्योंकि निरंतर अपडेट होता रहता है। व्यक्ति और उसकी परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता पूर्ण, सटीक और वर्तमान जानकारी के आधार पर उचित हस्तक्षेप तय करता है। इसलिए ये बात आपका जो ए है ये सत्य माना जाएगा। दूसरी बात है, इसीलिए व्यक्ति समाज कार्य सतत प्रक्रिया नहीं है। पॉइंट नंबर
आपके तर्क में बताया गया है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? बोलिए ना, बोलिए। सर ये असत्य है। हाँ, ये ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, मन में। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी परीक्षा में। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, गलत है ही नहीं। इसलिए सतत प्रक्रिया होती है। समाज कार्य की सतत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सतत प्रक्रिया है ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपको। सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। ये बात जब मैं सत्य यहाँ पर बोल दिया आपको, तो बेझिझक आपको यहाँ पे बोल देना चाहिए कि ये सर असत्य लिखा हुआ है, ऐसे बोल देना चाहिए था आपको। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस प्रश्न का। समझे आप? यहाँ सी वाला ऑप्शन सही है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने विश्लेषणात्मक और तार्किक बुद्धि का उपयोग करके सर क्लाइंट के व्यक्तित्व और उसकी समस्याएं और उसकी जीवन स्थिति को समझता है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो सतत प्रक्रिया मानी जाती है, वो सतत है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है ना? मैं पिछले वाले सवाल को ऐड करके आपके सामने व्याख्या किया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, मनोसामाजिक अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है, यस या नो? यहीं तक बताइए पहले। यस? जी सर। बिल्कुल सही, सही बात, जी सर। सही बात है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि जिसमें विभिन्न स्रोत होते हैं, बात मानते हो ना, रिसोर्सेज होते हैं ना, ये बात सही है। ऐसे ही परीक्षा में भी आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ के चलना है आगे आगे, ये बात सत्य है। फिर कहता है प्राप्त वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ तथ्यों का समन्वेषण, प्रक्षेपण और प्रलेखन शामिल है। क्या ये बात आपको सत्य लग रही है या नहीं सत्य लग रही है? जी सर। बिल्कुल, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सत्य है। जब आप शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सवाल समझ में आएगा। जल्दबाजी में पढ़ोगे, घबरा के पढ़ोगे तो सवाल बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तर्क क्या कहता है। तर्क कहता है कि इस प्रक्रिया में कर्ता तथा सेवार्थी, इस प्रक्रिया में कर्ता तथा सेवार्थी, कर्ता का मतलब आप हो, सोशल वर्कर, और सेवार्थी की पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य है इस प्रक्रिया में। यानी ये भी सही है। अरे भाई, अगर कार्यकर्ता सेवार्थी की संबद्धता अनिवार्य नहीं होगी तो सोचो, तो मनोसामाजिक अध्ययन सतत प्रक्रिया कैसे बनेगी? पारस्परिक संबद्धता जब अनिवार्य रहेगी तभी तो प्राप्त जो स्रोतों से हमें वस्तुनिष्ठता जानकारी मिलेगी, व्यक्तिनिष्ठता जो जानकारी मिलेगी, जो प्रक्षेपण मिलेंगे, जो रिकॉर्ड मिलेंगे, वो चीज़ों को तभी तो हम अपने केस हिस्ट्री में लिखेंगे, तभी तो चीज़ों को हम उसे रखेंगे। यानी इसकी बात सत्य है। और मैं आपको बता दूं, इसकी सही व्याख्या भी है। कितने लोग सहमत हो कि व्याख्या है, और कितने लोग सहमत नहीं हो कि जो व्याख्या नहीं है? बताओ, कोई है ऐसा बच्चा जो कह सकता है कि मुझे व्याख्या नहीं है सर इसमें? तो मैं इसकी बताऊं, व्याख्या है ना? बोलो यस या नो। जी सर, व्याख्या है। बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट जवाब होगा। और मैंने एक तरीका बताया था, ट्रिक वाला ना, तो मैं ट्रिक लगा के बताता हूँ, उस ट्रिक का भी प्रयोग कर लेता हूँ एक बार। इसकी व्याख्या है तो देखो, आप पहले पढ़ लेना तर्क। तर्क कैसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ना कि इस प्रक्रिया में कर्ता की जगह अपने आप को रखना, अपने आप को रखना। आप अपने आप को सोचो कि इस प्रक्रिया में मैं और सेवार्थी पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य, मतलब हम दोनों का जो उद्देश्यपूर्ण संबंध है वो कंपलसरी है। उद्देश्यपूर्ण संबंध हमारा और सेवार्थी का, ठीक है। फिर कहता है कि अब यहाँ पे कि कर्ता सेवार्थी या पारस्परिक संबद्धता अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? मैंने कहा भाई क्यों अनिवार्य है, तो आप कहना क्योंकि मनोसामाजिक अध्ययन एक प्रक्रिया है और उसमें जो भी आप स्रोत लगाएंगे, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, तथ्यों का समन्वेषण, प्रक्षेपण शामिल होगा। यानी वो चीज़ें उसमें शामिल होगी, तभी तो वहाँ पे हमारी और सेवार्थी की पारस्परिकता जो संबद्धता है, जो उद्देश्यपूर्ण संबंध है, वो कंपलसरी माना जाएगा, यानी अनिवार्य के रूप में रखा जाएगा, ताकि हम उसके साथ अच्छा काम कर सके और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा।
अब बात करते हैं, नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस में वर्तमान समस्या को मुख्यतः अतीत की घटनाओं और अनुभवों की दृष्टि से देखा गया था। बताना चाहोगे क्या सही जवाब होना चाहिए? सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 5। सर बी बी बी। देखो ये लग रहा है मुझे सर। ये लग रहा है, अगर अब देखो मैडम सुनो, मैं बताता हूँ। समस्या को मुख्यतः अतीत की घटनाओं तथा अनुभवों की दृष्टि से देखा जाता है, तो वो नैदानिक निदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लिनिकल डायग्नोसिस कहलाता है, ये सही है। नैदानिक निदान में सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप लोग ना मनोवैज्ञानिक क्लाइंट के अतीत और अनुभव और इतिहास का मूल्यांकन करते हैं, और उद्देश्य इसका इतना होता है कि वर्तमान समस्याएं कैसे और क्यों उत्पन्न हो रही है, ये जानने का प्रयास होता है। भाई यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये और हेतु की विज्ञान निदान जो होता है, ये समस्या के कारण और संबंधों का विश्लेषण करता है। भाई कारणों एवं संबंधों का विश्लेषण होता है, संबंधों का क्या होता है? विश्लेषण होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सामाजिक निदान क्या होता है? सामाजिक संदर्भ में पर्यावरण पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और गतिकी निदान क्या होता है कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक गतियों और संघर्षों पर ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक गति है या जो संघर्ष है उस पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन तो यही सही है आपका, पहला वाला भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनवरी 2017 में पूछा गया था। आसान सवाल है और आशा करता हूँ कि आप लोग बता दोगे मुझे, उम्मीद तो यही है आपसे। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, बोलिए बोलिए। नहीं बता पा रहे हो आप लोग? इतना आसान सवाल, मैं बताऊं? डी। डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने डी बताया है। देखो, मुर्रे जी रास का नाम मैं आपको बता दूं, समुदाय से संबंधित है, राइट है। एच बी ट्रेकर का नाम अगर हम बात करते हैं तो ये सामाजिक समूह कार्य से हैं, ये भी राइट है, ठीक है भाई। एम एस गोरे की बात करता हूं तो सामाजिक व्यक्तिक कार्य में इन्होंने योगदान दिया है, ये भी राइट है। पीडी कुलकर्णी का नाम जानते हो, भारत में सामाजिक नीति लिखा हुआ, भारत में सामाजिक नीति में विशेष रूप से ये जुड़े हुए नहीं है, इसलिए पीडी कुलकर्णी का नाम आप यहां से हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एम एस गोरे का नाम व्यक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत आता है ना। समाज कल्याण के अंतर्गत अगर हम लोग जब बात करेंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा उनकी एक परिभाषा को लेकर, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से कल्याण को लेकर पॉलिसीज में बात किया है, वहाँ पे चीज़ें बनेंगी, आपको मैं वहाँ पे चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। व्यक्तिक समाज कार्य में कार्यात्मक अभिगम के जनक कौन है, ये मैंने कल पढ़ाया था, कल के सवाल में। ऑटो रैंक। बी। ऑटो रैंक बिल्कुल सही जवाब भाई, सही है। ऑटो रैंक का नाम यहाँ पे आपने बताया मुझे, ये करेक्ट है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे जो ऑटो रैंक है क्वेश्चन नंबर 7 में, यही विकल्प आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, डैश ने सामाजिक व्यक्तिक कार्य के ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया है। डैश ने व्यक्तिक समाज कार्य के ज्ञान में ना काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन अधिकांश कारणार्थक कारणों से संबंधित है, हस्तक्षेप की रणनीति से नहीं है, मतलब रीजन से है, कारणों से है। तो क्या वो सामाजिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है या भूविज्ञान है? तो सिंपल बात है,
समाजकारी सामाजिक विज्ञान से ही आया है, और अधिकांश जब कार्यात्मक कारणों से संबंधित है तो इसका मतलब सामाजिक विज्ञान से है, हस्तक्षेप की रणनीति से नहीं है। बात सर ठीक है। तो विकल्प में आपके यहाँ पे देखो, सामाजिक व्यक्ति कार्य ना के विकास में सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें ना व्यक्ति और सामाजिक परिवेश के बीच संबंध, समस्याओं के कारण और सामाजिक कारक प्रमुख अध्ययन का विषय रहा है, और ये बात सत्य है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से सामुदायिक अभिगम मुर्रे जी रॉस ने नहीं दिया था। मुर्रे जी रॉस ने कौन सा नहीं दिया था, ये आपके सामने सवाल है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प डी। ओके। और भी कोई ऐसा बालक जो अपने विचार स्पष्ट करना चाह रहा हो? डी बिल्कुल। सामाजिक नियोजन अभिगम का इन्होंने मॉडल नहीं दिया है। मैं आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाऊंगा। मुर्रे जी रॉस ने सामुदायिक अभिगम या मॉडल के कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 3 बहुत ही मुख्य माने गए थे। ए स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, जिसको विशिष्ट विषय वस्तु अभिगम बोला गया, सामान्य विषय वस्तु अभिगम जनरल कंटेंट अप्रोच, एंड प्रक्रिया मतलब प्रोसेस अप्रोच। ये 3 ही है, 3 ही दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको देखने को मिल सकता है दिसंबर 2025 में ये सवाल दोबारा। जुलाई 2016 में ये सवाल पूछा गया था। एक तरफ सिद्धांत, दूसरी तरफ प्रवर्तक के नाम है, और मैं आप सभी लोगों से ये जानने का प्रयास जरूर करूंगा कि बताइए ये कौन सा विकल्प सही मैच करने वाला। सी। सी। मैच भी कर लिया आपने बहुत तेजी से। चलो मैं अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में कि सही विकल्प के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा। सेवार्थी केंद्रित में पॉल रॉजर्स का नाम आ जाता है, यानी 4 यहाँ पर देखिए, डी और बी दोनों एलिमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव थेरेपी में ऑरेनबेक का नाम आ जाएगा, ऑरेनबेक का नाम आ जाएगा, है ना, यानी आपका ये भी हट गया। अब आपका 4 है। और फिर गेस्टाल्ट एक चिकित्सा है, फ्रेड्स पल्स का नाम, और इनकी पत्नी का क्या नाम था, लॉरा एपिस्टीन, तीसरा। और प्रकारात्मक सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था अभी भी, ऑटोरैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या चला गया, सी वाला। सही जवाब दिया सर आपने, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था उपागम में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बताओ भाई। सिस्टम उपागम में वो उपागम का पार्ट ही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में कौन सा सही माना जाएगा। बोलिए। बोलते रहिए भाई। सी। डी। व्यक्तित्व व्यवस्था। क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा पढ़ रहे हो ना यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं जवाब जानना चाह रहा था कि व्यवस्था उपागम में कोई व्यवस्था नहीं है ना, नहीं है। देखो, सेवार्थी व्यवस्था होगी, लक्ष्य होगा। अब आपके सामने एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन डी है, इन दोनों में बताओ अब कौन सा होगा। 3 ही होता है, मैं नोट करवा देता हूँ, 3 ही होता है व्यवस्था उपागम में, ठीक है। आम तौर पर व्यक्तिक समाजकारी में सिस्टम के रूप में आम तौर पे शामिल 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्लाइंट यानी सेवार्थी सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम, और एक होता है टारगेट सिस्टम यानी लक्ष्य व्यवस्था, और एक होता है पर्सनालिटी सिस्टम। ये 3 होता है, और ये तीनों क्या हैं, व्यक्तिक समाजकारी में व्यवस्थाएं हैं। परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था कोई मान्यता प्राप्त प्रणाली नहीं है, ये केवल परिवर्तन के लिए कर्ता और संसाधन का वर्णन करता है, ना कि वास्तविक व्यवस्था का वर्णन करता है, ठीक है। तो इसलिए परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। दिसंबर 2015
समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है। ठीक है, सत्य है। 2015 सत्य है सर, ये सही है। सही है सर। चलो अच्छी बात है। यदि आपने यहाँ पे मुझे कहा भाई सही है तो फिर तो सही होगा। ठीक है, सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णयानुसार किया जाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सत्य। जी सर, हाँ। ये सत्य है ना। जैसे आत्मनिर्णय का सिद्धांत हो गया, निर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत हो गया, इस तरह की चीजें बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए आर दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये सवाल कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, ये तो केवल आपको पढ़ने से चीजें समझ में आती है कि भाई बिल्कुल समाज कार्य मानवाधिकार व्यवसाय है, समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखिए, जून 2015 में एक सवाल पूछा गया कि समाज कार्य व्यवहार में सामान्य तंत्र सिद्धांत का इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को यहाँ पे लिखा सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से किस परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। यह सवाल है आपके सामने। प्लीज अपने विचार व्यक्त जरूर करिएगा। डी 1 2 3। वो आरंभिक बचपन का परिवेश। 4। 4 1 2 3 को आप चुनाव कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। और भी मैं बच्चों के राय जानना चाहूँगा फिलहाल। चलो मैं बताता हूँ फिर। देखो, सामान्य तंत्र सिद्धांत जनरल सिस्टम थ्योरी का इस्तेमाल समय सामाजिक कार्यकर्ता को परिवेश की पूरी समझ होनी चाहिए, जिसमें शामिल जानते हो 3-4 बातें की गई हैं। जैसे एक तो एक्चुअल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वास्तविक परिवेश होना चाहिए, ये बात सत्य है। सेवार्थी का अनुभूत परिवेश भी होना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि परसीव्ड बाय क्लाइंट चीज़ें होनी चाहिए। कर्ता द्वारा अनुभूत परिवेश भी होना चाहिए, परसीव बाय वर्कर भी होना चाहिए। अगर भाई जहाँ पे सिंपल बात है, जो चीज़ें सेवार्थी के द्वारा होगी वो कर्ता के द्वारा भी अनुभूत होगी। लेकिन जो यहाँ पे आरंभिक बचपन का परिवेश लिखा हुआ है, ये कोई लग रहा है आपको ये कोई पैटर्न है क्या सामान्य तंत्र सिद्धांत में लागू हो सकता है कहीं? नहीं भाई, सामान्य तंत्र एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी टाइप की पैटर्न है, जिसमें इस्तेमाल की जाने वाले सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित परिवेशों को जानकारी देता है। वो रियल वातावरण कैसा है, सेवार्थी का वातावरण कैसा है, कर्ता का वातावरण कैसा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। हम बचपन अवस्था में किस तरीके से थे, किशोर अवस्था में कैसे थे, ये सब जानकारी नहीं देता है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट नंबर 4 बनाया गया है। और सही विकल्प अगर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है 1 2 3, और तो यही विकल्प आपका सही भी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? थोड़ा सा सवाल, एक सवाल आपका आया है रिसर्च का, बस रिसर्च का केवल एक सवाल दिया गया है। नियंत्रण आप यहाँ पे कह रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया का आवश्यकता नहीं होती है ना। तो भागीदारी यहाँ पर एक पार्ट है। ऑब्जर्व को परिचालन पुनरावृत्ति तो इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आवश्यक प्रक्रिया में ये चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको, एक तो कंट्रोल भी है और डेटा कलेक्शन है। ये तो डेटा कलेक्शन भी है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन शब्द है, भागीदारी पर्यवेक्षण शब्द, बी वाला ऑप्शन, ये प्रयोगात्मक शोध का अनिवार्य प्रक्रिया नहीं मानी गई है, बल्कि इसको प्राकृतिक और गुणात्मक शोध में उपयोग किया जाता है। इसको गुणात्मक शोध में इसको यूज किया जाता है ना। तो इसलिए प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया का आवश्यकता नहीं है, वो है भागीदारी पर्यवेक्षण का। ऑप्शन नंबर सर बी सही है यहाँ पर। ठीक है, बी विकल्प सही है। रिसर्च का है, निश्चिंत रहिएगा। मतलब आपको मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, है ना, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने नहीं पढ़ाया है, सवाल कर लिए। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा जब रिसर्च आएगा यूनिट नंबर 5। ठीक है, डीप में पढ़ाऊंगा। बट इतना याद रखिएगा यहाँ पे कि क्यों नहीं सत्य हुआ, क्योंकि ये जो है गुणात्मक है, गुणात्मक होने के नाते इसको बेसिकली इसमें यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए,
संगठन में प्रकारात्मक फॉरमैनशिप की धारणा किसने आरंभ किया था? भाई बहुत अच्छा सवाल है, आईएमपी करो, इसे इम्पोर्टेंट करो, हो सकता है दिसंबर में मिल जाए। संगठन के प्रकारात्मक फॉरमैन की अवधारणा किसने आरंभ की थी? FW टेलर ने। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। FW टेलर ने किया था। और मैं बता दूं आपको, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता माने जाते हैं ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता हैं ये, और प्रकारात्मक फॉरमैनशिप की जनक कहे गए हैं FW टेलर। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? उन्होंने कहा था कि काम को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करके दक्षता को बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। सेवार्थी को इस बात का निर्णय करने का अवसर देना कि उसके लिए क्या सही है अथवा क्या गलत है। बताओ इसमें से कौन सा सिद्धांत है भाई, बताओ जल्दी। आसान है, पढ़ा चुका हूँ, इजी सवाल है, सबको पता होगा। बोलो बोलो तो सही। सी बिल्कुल सही जवाब, सेल्फ डिटर्मिनेशन। कल ही तो पढ़े हो यार, इतना अगर लेट जवाब दोगे ना फिर हो जाएगी। आत्मनिर्धारण का सिद्धांत है सर, खुद उसको क्या सही है क्या गलत है इस तरीके का निर्णय देने को उसे अवसर देना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैंने कल पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो दिसंबर 2014 का सवाल पूछा गया था, है ना, दिसंबर 2014 का सवाल बहुत आसान है। आपको ये बताने का प्रयास करना है इसमें कि एक तरफ बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उसी से मिलता जुलता जो है अगले पॉइंट से दिया गया कॉन्सेप्ट है। सवाल ये बनाया गया है कि आधारभूत आवश्यकता का उपागम किससे मैच हो सकता है? जहां ग्राहक है, अच्छा स्वीकृति क्या है? समस्या समाधान की पूर्वापेक्षा है, ये भी इसी से हो जाएगा। प्रतिभागिता उपागम आपको मैं जल्दी पढ़ाऊंगा। PRA और RRA जानते हो क्या होता है? पार्टिसिपेट रूरल अप्रीजल होता है, इसको बेसिकली प्रतिभागिता का उपागम ही बोला गया। रैपिड रूरल एक अप्रीजल है, बेसिकली ग्रामीण एरिया का है ये भी, ठीक है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। सामाजिक अधिगम, सामाजिक जो अप्रोच है वो आधुनिक अप्रोच हो जाएगा। सब सामने सामने मैच है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सब सामने सामने मैच है, सबका पॉइंट सामने सामने बेसिकली मैच। में 1 3 2 4 है ए में, तो पहले में 1 2 तब कहाँ पे है? 1 2 3 4 कहीं पे नहीं, किसी में नहीं है। तो भाई 1 2 3 4 को ही लगाइए, यहाँ पर भी कूट गलत आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बेसिकली UGC नेट हरियंट की किताब से ये मैंने लिया हुआ है। 1 2 3 4 ये क्रम में है, यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पहला वाला ऑप्शन बेसिकली गलत लिखा हुआ भाई। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रतिभागिता, ठीक है, यही ऑप्शन होना चाहिए। स्वीकृति को मैं अगर मान लो ग्रामीण विकास से रखता हूँ, ठीक है, बट यही होगा सीधा सीधा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामाजिक विधि निर्माण के प्रभाव के साथ सामाजिक समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रयास को क्या कहते हैं? जवाब बताइए जरा। समाज कल्याण। ए बी सामाजिक क्रिया। देखिए सामाजिक बेसिकली जो स्तरीकरण का एक विकल्प आपको दिख रहा होगा वो ऑप्शन तो नहीं है, ये बात आप भली भांति तरीके से यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, है कि नहीं? ये तो बिल्कुल भी नहीं पैटर्न होगा। लेकिन जो ये सी सामाजिक परिवर्तन।
देखो सामाजिक क्रिया। सामाजिक बेसिकली विधि लिखा हुआ है। सामाजिक विधि निर्माण के प्रभाव के साथ सामाजिक समस्याओं को सुलझाने को व्यवस्थित जो प्रयास होता है वो सोशल एक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है ना। सामाजिक क्रिया में सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रयास किया जाता है। हम लोग को यही सब चीज़ें MSW BSW में पढ़ाया जाता है, समस्या सुलझाने, क्योंकि सामाजिक न्याय समानता परिवर्तन लाना होता है उसमें, वो सोशल एक्शन है। बी विकल्प सही है ना। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल चलते हैं। व्यावसायिक समाज कार्य के अंतर्गत बताया गया है कि व्यवसाय समाज कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उपयोग प्रमुख रूप से व्यक्ति और परिवारों कि किन समस्याओं में सहायता के लिए किया जाता है। ये सवाल अंतर समूह। ओके, यहाँ अंतर व्यक्तिक समस्या बता रहे हैं सर, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम बता रहे हो आप, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, और बिल्कुल आप सही बता रहे हो। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य मुख्यतः व्यक्ति और परिवार के स्तर पर न व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत संघर्ष, तनाव हो गया, मतभेद हो गया, है ना। तो ये समूह, समुदाय और समाज व्यापी समस्याओं को सीधे प्रभावित नहीं करता ये, है ना। तो वो चीज़ें बनती है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प आप यहाँ पर ए को चुनिएगा। यहाँ देखो एक अंतर समूह द्वंद्व है, समूह कार्य से संबंधित है, ये पारिवारिक परिस्थिति है, मतलब ये भी व्यक्ति और परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन केस वर्क की मुख्य फोकस जो है व्यक्ति कार्य के अंतर्गत वहाँ या व्यक्तिगत स्तर की जो समस्याएं होती है उस पर चर्चा होती है पारिवारिक परिस्थिति में। और एक अंतर सामुदायिक समस्या है जो समुदाय कार्य से संबंधित है, ये है ना। तो ऑप्शन पहला आपका सही जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑटो रैंक की एक किताब है बेसिकली ये 21 में। चलिए बताइए, व्यक्तिक सेवा कार्य में सेवार्थी चिकित्सक संबंध के परस्पर क्रियात्मक यहाँ और अभी पक्ष पर किसने बल दिया था? बताओ सर सेवार्थी चिकित्सक संबंध तो ऑटो रैंक का ही है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस प्रश्न के आधार पर, है ना, तो ऑटो रैंक का ही नाम यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना। अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, मैं इसको PDF सेव कर लूँगा। मुझे एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा वो किया है प्रॉब्लम में, मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा इसका आप टिक मत करिएगा अभी इसको, है ना। मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार ग्रुप में डाल दो। ठीक है, मैं आपको रात में लगभग, है ना, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, इस प्रश्न का आप अभी कंफर्म मत करिएगा, मैं आप सभी से कहूँगा स्क्रीनशॉट आप एक बच्चा कोई ले लो और इसे आप ग्रुप में डाल देना अभी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें प्रश्न में थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब और गरीब तरीके से आ रहा है इसका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बताओ सर फोटो ले लिया है। ठीक, आप एक बार ग्रुप में इसको डाल दीजिएगा, मैं इसको बाद में आपको इस सवाल को जो है बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, अच्छी रही आज की क्लास, मुझे काफी अच्छी लगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद फिर तो, है ना। इस प्रकार से प्रैक्टिस होती रहेगी सर, कॉन्सेप्ट होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्लासेस देखो इसी तरीके से चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका नेट JRF निकलवाना है किसी भी तरीके से, बस आप लोग भी पढ़ते रहना केवल, है ना। बस यही चीज, आप लोग बस रोकना, स्टॉप मत करना, आप लोग भी पढ़ते रहना। बाकी थैंक यू सर। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके जी सर, धन्यवाद सर। यस सर।